तुम्हारे लिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा तो हमें जो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है उस पर ज्यादा फोकस करना है। जो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है हमें मेनली ज्यादा फोकस उसी पर ही करना है, जिससे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पर उतना फोकस करने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी तो है नहीं। क्योंकि एक पेपर में अगर 2 से 3 सब्जेक्ट आते हैं, हर एक के सेक्शन उसके डिवाइड होते हैं, और ये भी उसमें बताया गया है कि हर सेक्शन में अलग अलग पास होना कंपलसरी है। और क्योंकि 1.5 घंटे का पेपर है तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं हो सकते। तो 1.5 घंटे में अगर तुम्हें एक से ज्यादा सब्जेक्ट करवाने हैं, उनके पार्ट कर दिए जाए, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन को नहीं देता। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर वो 15 क्वेश्चन देते हैं, 20 क्वेश्चन देते हैं, तो उस हिसाब से छोटे छोटे क्वेश्चन पर हमें ज्यादा फोकस करना है। तो कल जैसे हम प्लेन स्टडी कर रहे थे, तो मैंने ये कहा था कि प्लेन के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होती है। तो हमने प्लेन की जनरल इक्वेशन बताई थी कि प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस bz प्लस c बराबर 0। इसको हम प्लेन की जनरल इक्वेशन बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब यहाँ पर ए बी सी डी कॉन्स्टेंट है, जिसमें a, b, c जो है वो dr होते हैं नॉर्मल टू द प्लेन के, dr ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। डायरेक्शन रेशो, दिक् अनुपात। डायरेक्शन रेशो के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया भी था कि अगर हमें डायरेक्शन रेशो पता हो तो हम डायरेक्शन कोसाइन को किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर किसी सरल रेखा पर 2 बिंदु हमें पता है तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं, ये भी डिस्कस हुआ था। और साथ ही साथ अगर हमें 2 बिंदु पता है तो हम डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन रेशो पता है तो हम उसकी डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं। तो अगर प्लेन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस bz प्लस c बराबर 0 होती है, तो उस कंडीशन में x, y, z के जो कोफिशिएंट है a, b, c, ये उस प्लेन के नॉर्मल के dr को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मल का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई प्लेन बना रहे हैं इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट है इस तरीके से जो हमने लाइन बनाई है, और तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये वाली जो लाइन है यही नॉर्मल है। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशो जो है वो a, b, c होते हैं, जो x, y, z के कोफिशिएंट हैं। इसी तरीके से जैसे हमने बात की थी कि LMN जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। LMN को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, DC शॉर्ट में बोलते हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। सर आपकी आवाज कर रही है। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बात हुई थी। हाँ, आवाज आ रही सही? यस सर। हाँ, तो अगर एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस है तो उसकी ये प्रॉपर्टी होती है। मैंने कहा भी था कि इसको याद रखना है। अब ये पूछा जा सकता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का मान क्या होता है। वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है ना। तो अब चूंकि यहाँ पर डायरेक्शन रेशो है ABC, डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है, और डायरेक्शन रेशो अगर हमें पता होते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस बनाने के लिए हम a को डिवाइड करते हैं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से। ये बात इससे पहले मैंने डिस्कस की थी यहाँ पर। ये बात मैंने बताया था कि अगर हमें सर आपकी आवाज नहीं आ रही। स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशो अगर हमें पता है। सर की आवाज आ रही है सबको? उधर से भी नेटवर्क इशू हो सकता है, तुम्हारे एंड से भी हो सकता है। क्लियर आ रहा है सर। हाँ, तो अगर डायरेक्शन रेशो ABC है, जैसे मैंने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस करा था, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान 1 के बराबर नहीं होता, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशो है। 1 कब होता है? जब ये डायरेक्शन कोसाइंस बन जाती है, जैसे तुम यहाँ देख ही रहे हो कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। और अगर हमें ABC का मान पता है तो LMN का मान निकालने के लिए हम a को अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक इस तरह b को भी इसी से और c को भी इसी से डिवाइड करके हम इसको डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ठीक इसी तरीके से
ये चीज मैं यहाँ पर दोबारा इसलिए बता दी कि एक प्लेन की इक्वेशन जो कि अभी हम लोगों ने जनरल फॉर्म लिखा है, इसी में एक होती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, लंब रूप। तो अगर हम जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट यहाँ पर डायरेक्शन रेशो लिखे हुए थे उनको हमें डायरेक्शन कोसाइंस में अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो उस कंडीशन में प्लेन की इक्वेशन जनरल इक्वेशन ना रहकर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हमें किसी प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमारा प्रोसेस ये होगा ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू डी, ऐसे करके हम लिखेंगे इक्वेशन के लिए। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म को ले जाने पर अगर यहाँ पर कांस्टेंट नेगेटिव हो जाता है तो हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि राइट हैंड साइड जो कांस्टेंट है उसे हमें पॉजिटिव रखना है। अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, और राइट हैंड साइड में अगर नेगेटिव आ रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैंने सपोज कर लिया डी पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह है माइनस डी का मान नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस डी का मान नेगेटिव हो जाएगा मतलब ये राइट हैंड साइड में नेगेटिव टर्म होगी। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू डी, जिससे कि ये डी पॉजिटिव हो गया क्योंकि डी पॉजिटिव है। अब हमें जो डायरेक्शन रेशो है उनको डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए। तो इसलिए हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग y अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो ये फॉर्म कुछ इस तरह से आ जाती है, माइनस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस का बी वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का सी जेड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा डी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसा कर लेने से दी हुई इक्वेशन प्लेन की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और जो एक्स और वाई और जेड के जो कोफिशिएंट हैं वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। इसको हम ये करने का प्रोसेस है, लिखने का तरीका ये है कि जो भी कोफिशिएंट ये लिखा हुआ है हमने इसको L कह दिया और y के कोफिशिएंट को m कह दिया। तो जो लिखने का तरीका है हम जो मानते हैं वो है Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, ये भी एक प्लेन की इक्वेशन है जो कि नॉर्मल फॉर्म में है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ये तुम्हें याद रखना है कि नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन को किस तरह से लिखते हैं। तो ये तुम्हें याद रखना है क्योंकि वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि प्लेन की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। साथ ही साथ यहाँ पर एलिमेंट है, जो एलिमेंट है वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस है, इसलिए मैंने यहाँ पर एबीसी नहीं लिखा है, एलिमेंट ही लिखा है। एलिमेंट क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, जो लंब है प्लेन पर उसके डायरेक्शन कोसाइंस है। सर हाँ सर ये तो माइनस में था ना, ये कौन सा वाला? सर माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस हाँ माइनस में। तो सर ये माइनस एल नहीं आएगा? नहीं मैंने उसको एल ही लिख दिया। सर एल इक्वल टू ए अपॉन होता है ना? नहीं वो तो होता है एल इक्वल टू ए अपॉन, लेकिन अगर डायरेक्शन रेशो माइनस ए माइनस बी और माइनस सी है तो अब हम अगर इस नॉर्मल उसके डी आर को डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट करेंगे तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं माइनस ए कोमा माइनस बी कोमा माइनस सी, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ना कि एबीसी को कन्वर्ट कर रहे हैं।
अब जैसे अगर कहीं लिखा है -2, -1, -3, अगर ये ABC है तो LMN क्या होंगे? तो LMN यही होंगे -2 अपॉन √40, -1 अपॉन √40, -3 अपॉन √40, यही तो होंगे। तो इसका मतलब फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला वही है कि L बराबर A अपॉन √A² + B² + C स्क्वायर है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर x y z का जो कोफिशिएंट था वो -A -B -C था और हम इसको नॉर्मल डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें वहां माइनस लिखना पड़ रहा है और उसी को हमने LMN कह दिया है। ठीक है, तो फॉर्म यही है। अब ये जो क्वेश्चन होगा उससे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन लेंगे तो LMN डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन होते हैं। LX + My + NZ = P एक स्टैंडर्ड फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म को लिखने की। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें x y z के कोफिशिएंट LMN होते हैं। अगर ये LMN है तो इसका मतलब यही है कि L² + M² + N² का मान 1 होगा। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये नॉर्मल फॉर्म ही नहीं है। नॉर्मल फॉर्म होने के लिए x y z के जो कोफिशिएंट हैं उनके स्क्वायर का सम 1 आना ही चाहिए, अदरवाइज वो नॉर्मल फॉर्म को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा। तो अगर ऐसा है कि x y z के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये नॉर्मल फॉर्म है। और नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन में जो राइट हैंड साइड कांस्टेंट है जो कि p से रिप्रेजेंट हो रहा है वो जो p है वो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बताता है ओरिजिन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि प्लस माइनस का जो भी कंडीशन थी। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 2x - 3y, क्वेश्चन है 2x - 3y + 6z + 14 = 0। जैसा तुम देख रहे हो कि ये एक प्लेन की इक्वेशन है जो ax + by + cz + d = 0 की फॉर्म में लिखी हुई है, जहां पर a b c का मान 2 - 3 6 है। तो इसका मतलब है कि 2, -3, 6 इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है, एक अनुपात जिसको बोलते हैं। अब अगर हमें क्वेश्चन ये है कि तुम्हें इस प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इसको लंब रूप में बदलना है, एक्सप्रेस इन नॉर्मल फॉर्म। अगर तुम्हें दी हुई प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो उस कंडीशन में हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि 2x - 3y + 6z = -40। जैसे मैंने ये बताया कि अगर राइट हैंड साइड कांस्टेंट माइनस आता है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड कांस्टेंट जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को शो करता है जो पॉजिटिव होती है। अगर ये नेगेटिव में आ रही है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अगर ये पॉजिटिव है तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो अब हम इसे लिखेंगे -2x + 3y - 6z = 40। इसके बाद हमें ABC का मान पता चल गया। ABC क्या है? -2, 3, -6। तो इसका मतलब हम ये लिखेंगे कि डिवाइडिंग y, बिल्कुल जैसे मैंने अभी बताया था कि डिवाइडिंग y स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9 + -6 का स्क्वायर 36। कितना हो जाएगा ये? 49, यानी कि 7 आ जाएगा। 52 52 कहाँ? 49 ही तो आया। 7 आ जाएगा। 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हम इसको किससे डिवाइड करना चाह रहे हैं? √(a² + b² + c² से।
डिवाइड कर देने पर जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ इस तरह बन जाएगी, माइनस का 2/7x प्लस का 3/7y माइनस का 6/7z इक्वल टू 14/7 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। वेरी शॉर्ट में ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एक नंबर में, तो ऑप्शन में भी दे सकते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हमें देखने हैं। तो अगर हमें प्लेन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में दे रखी है, तो कि ये दे रखी थी, इस इक्वेशन को अगर हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये जो फॉर्म नीचे लिखी हुई है ये नॉर्मल फॉर्म में लिखी है। ये जो फॉर्म है ये जनरल फॉर्म है, सामान्य रूप। ये सामान्य रूप है, ये लंब रूप हो गया। तो अगर लंब रूप होता है तो उस कंडीशन में जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट है वो उस प्लेन के डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब इस प्लेन के जो डायरेक्शन कोसाइंस हुए वो हुए माइनस का 2/7, 3/7, माइनस का 6/7। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो L² + M² + N² की जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। साथ ही साथ अगर कोई इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में लिखी है तो जो राइट हैंड साइड कांस्टेंट है वो P को रिप्रेजेंट करता है और P उस प्लेन की ओरिजिन से लंबवत दूरी को बताता है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि मूल बिंदु से दिए हुए प्लेन की लंबवत दूरी का मान बताइए, तो भी हम इस क्वेश्चन को लंब रूप में एक्सप्रेस करके P का मान बता सकते हैं। अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन कैलकुलेट करना है तो भी हम अगर प्लेन की जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले और उसके बाद Lx + My + Nz बराबर P से कंपेयर कर ले तो P जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन अब रह गया हो तो बताओ आप। कोई कंफ्यूजन नहीं सर, अभी क्लियर, सही हो गया। अच्छा, अब इसके बाद है अब ये श्याम अपना माइक्रोफोन ऑफ करो। हाँ देखो, अब तक हमने जो है प्लेन की दो फॉर्म स्टडी कर ली, जनरल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। प्लेन की एक थर्ड फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप। इंटरसेप्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म। तुमने हाई स्कूल इंटर में भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी, जो हम पढ़ते थे हाई स्कूल या इंटर में कहीं, x/a + y/b = 1, जिसको सरल रेखा की समीकरण कहते थे। और ये समीकरण अंतःखंड रूप में होती थी और अंतःखंड रूप में ये बताया जाता था कि अगर कोई सरल रेखा कोऑर्डिनेट एक्सिस को a और b बिंदु पर मिलती है और OA का मान a है, OB का मान b है, तो उस सरल रेखा AB की समीकरण को हम x/a + y/b = 1 की तरह से लिख सकते हैं, जिसको कि हम कहते थे सरल रेखा का अंतःखंड रूप। ठीक इसी तरह से प्लेन की इक्वेशन को भी हम अंतःखंड रूप में लिख सकते हैं और प्लेन की इक्वेशन जो अंतःखंड रूप में लिखी जाती है होती है x/a + y/b + z/c = 1। इस तरह से लिखी जाती है, तो इसी से मिलती जुलती है, बस ये 3 डायमेंशनल में है। लाइन जो है वो 2 डायमेंशन में बनी हुई थी, प्लेन 3 डायमेंशन में होता है। तो अब अगर हमने यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन को इस तरह से बनाते हैं, अगर हम रिप्रेजेंट करें प्लेन को, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है OX, OY, OZ। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बना दी हैं। और अगर मुझे प्लेन बनाना है और मैं प्लेन को इस तरह से बना रहा हूं,
पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। समझ पा रहे हो प्लेन को? तो ये नजर आ रहा है। तो यही ट्रायंगल जो है प्लेन का ही एक पार्ट है। ये नीचे भी पूरा है, ऊपर भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, लेफ्ट भी एक्सटेंड कर सकते हो, राइट में भी कोई लिमिट नहीं। एक प्लेन है, जैसे लाइन होती है तो ये लाइन इतनी बनाए या इसके आगे उसको हम बनाए, लाइन के डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो नहीं बदलते। अगर हम इतना लिखते हैं, ए बी लिखते हैं, तो हम कहते हैं ए बी एक रेखा खंड है, लाइन सेगमेंट है। तो ये भी लाइन सेगमेंट है, लेकिन लाइन जो है वो तो इनफाइनाइट लेंथ है। ठीक उसी तरीके से प्लेन भी जो है वो इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है हर तरफ, चाहे हम ए बी के नीचे देखें, चाहे इधर देखें, चाहे इधर देखें, लेकिन ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी और सी पर इंटरसेक्ट करता है। और पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो a,0,0 है, पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,b,0 है, और पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0,c है। ये तो तुम समझ ही रहे होगे कि एक्स एक्सिस पर अगर पॉइंट है तो ये डिस्टेंस जो OA है वो A है, और जो डिस्टेंस OB है वो B है, और OC है वो C है। अब क्योंकि एक्स एक्सिस पर पॉइंट है A, तो इसके कोऑर्डिनेट a,0,0 हो जाएंगे। अब क्योंकि पॉइंट B जो है वो y एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस और z एक्सिस पर डिस्टेंस इसकी 0 है, जिसका कोऑर्डिनेट 0,b,0 हो जाएगा। ठीक इस तरह z एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट है उसका C पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0,c हो जाएगा। अगर प्लेन कुछ इस टाइप का है जो एक्स एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस को ABC पर इंटरसेक्ट करता है, तो ऐसे प्लेन की इक्वेशन को हम इस तरह से लिखते हैं जो ये लिखा हुआ है। तो इंटरसेक्ट फॉर्म में जो प्लेन की इक्वेशन है वो लिखी जाती है x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जैसे तुम देख रहे हो कि अगर प्लेन की इक्वेशन इंटरसेक्ट फॉर्म में लिखी हुई है तो x के अपॉन में जो भी टर्म लिखा हुआ है वो x इंटरसेप्ट यानी x अक्ष पर कटे अंतःखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से जो y अक्ष पर कटे अंतःखंड को b रिप्रेजेंट कर रहा है, और z अक्ष पर कटे अंतःखंड को c रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमें एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूँ, बड़े क्वेश्चन मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ। जैसे सपोज करो मैंने क्वेश्चन ले लिया कि प्लेन की इक्वेशन तुम्हें फाइंड आउट करनी है, और ये प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस पर -6, 3 और 4 का अंतःखंड काटता है। यानी कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है, जिसको कि हम एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड, जिसको कि हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट ए है, इस तरीके से वाई इंटरसेप्ट बी है और जेड इंटरसेप्ट सी है। तो अगर हमें तीनों अक्षों पर कटे अंतःखंड की लंबाई पता है तो हम प्लेन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये है कि आपको एक्स वाई जेड पर जो अंतःखंड है उनके मान ये दे रखे हैं, प्लेन की इक्वेशन बताइए, तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई -6 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3 प्लस जेड डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में ये भी कह दिया जाए कि इस प्लेन की मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई निकालिए। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। जैसे मैंने अभी अभी बात की थी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। जैसे अगर हम डायग्राम देखें तो इसका मतलब है कि ये 3 डायमेंशन में है, तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि प्लेन जो है, अब आप अपने आप को देखने की कोशिश करो, इमेजिन करने की कोशिश करो कि प्लेन कहाँ पर है, और ओरिजिन से ऐसे करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया है प्लेन के, जो कहीं इस प्लेन को एम पर कट कर रहा हो, और जो OM जो स्ट्रेट लाइन जो प्लेन पर आ रही होगी वो ABC का नॉर्मल होगी। क्योंकि अगर कोई प्लेन होता है तो प्लेन पर बहुत सारे नॉर्मल
पॉइंट पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल हो सकता है, लेकिन ये सारे नॉर्मल आपस में पैरेलल है। तो अब ये नॉर्मल प्लेन का जो नॉर्मल है, ये ऐसा नॉर्मल है जो मूल बिंदु से पास हो रहा होगा। अगर यहाँ पर O पॉइंट होगा तो ये O से पास होने वाला नॉर्मल होगा, और ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये चीज क्लियर कर गए तुम? यस सर। तो ये जो प्लेन है, जैसे मैंने ये बताया कि अगर आप प्लेन बनाते हैं तो प्लेन का जो नॉर्मल है वो तो किसी भी पॉइंट से आप ड्रॉ कर सकते हो नॉर्मल को, कहीं पर भी। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये वाली लाइन बड़ी है, ये लाइन छोटी है, अगर ये इसको हम यहाँ तक इसी हाइट तक ला रहे हैं तो लाइन तो सभी सेम है, क्योंकि एक ही प्लेन में होगा ना। ये तो 3 डायमेंशन में अगर आप देखोगे, अपनी कॉपी का पेज को कंसीडर करके देख लो, अगर सेम हाइट तक लाओगे और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो सारी लाइन इक्वल लेंथ की आ जाएंगी एक हाइट तक, और साथ ही साथ ये प्लेन से 90 डिग्री का एंगल भी बना रही होंगी। तो ये वाला जो प्लेन है, जो तुम ये वाला देख रहे हो, इंटरसेप्ट फॉर्म वाला जो प्लेन जो तुम देख रहे हो, ये वाला, ये भी तो इसी तरीके का प्लेन है ABC। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर, अगर ये मूल बिंदु है, अगर किसी पॉइंट को अगर मैं कह दूं कि ये पॉइंट O है, ये वाला, तो और ये पॉइंट M है जो प्लेन के अंदर लाई करता है, OM, और ये जो प्लेन बना हुआ है वो कुछ ABC टाइप का प्लेन होगा। ये तो ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन ट्रायंगल है थोड़ी नहीं, इसको आप एक्सटेंड कर लो ऐसे करके पूरा, वो तो एक्सटेंड हो जाएगा। जैसे आपका कॉपी का पेज है, उसमें ट्रायंगल बना लो, तो वो प्लेन ट्रायंगल थोड़ी नहीं है, वो तो किसी भी साइड में, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे सब तरफ एक्सटेंड हो जाएगा प्लेन। तो जैसे लाइन है, लाइन एक्सटेंड हो जाती है, उसी तरीके से प्लेन भी एक्सटेंड हो सकता है। तो एक तरीके से ये मानकर चलो कि ये पॉइंट O है और ये पॉइंट M है, और OM जो है एक ऐसी लाइन है जो प्लेन पर नॉर्मल ड्रॉ करती है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया कि ये जो प्लेन है वो इस तरीके का है। ABC यहाँ पर कहीं पर भी आप ले सकते हो इस तरीके से, ये ऐसे करके कहीं ABC ऐसे करके बना हुआ है, ये ये A है, ये B है, ये C है, यहीं पर कोई पॉइंट होगा, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। अब जैसा तुम जानते हो कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन जो है, लंब की लंबाई P होती है, ये ध्यान देना है। और P निकालने के लिए हम दिए गए प्लेन की इक्वेशन को लंब रूप में बदल लेते हैं, राइट हैंड साइड में जो भी होता है वो P बन जाता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें इसकी, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 4y प्लस का 3z इक्वल टू 12, ये हो जाएगा। राइट हैंड साइड को हमने चेक किया, तुमने देखा कि ये पॉजिटिव है या नहीं है, तो राइट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिव नंबर है, 12 बड़ा है 0 से। इसके बाद हमें डिवाइड किससे करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इसी का अंडर रूट अगर हम ले लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 29। इसका मतलब ये है माइनस का 2/√29x प्लस 4/√29y प्लस का 3/√29z इक्वल टू 12/√29। तो इसका मतलब है ये जो राइट हैंड साइड में जो टर्म तुम्हें दिखाई दे रहा है, यही P है। यानी कि P का जो मान है वो है 12/√29, जिसको कि हम मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई भी कहते हैं। और साथ ही साथ जो ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में लिखी हुई है। ये जो इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन लिखी है नॉर्मल फॉर्म में, यानी कि लंब रूप में ये इक्वेशन लिखी हुई है, जहां पर इस प्लेन का अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस देखें तो डायरेक्शन कोसाइंस यही हो जाएंगे -2/√29, 4/√29, 3/√29। और राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है कांस्टेंट टर्म, वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को शो करने लगेगी। तो क्वेश्चन जो बुक में लिखा हुआ था, मैं देख रहा था, उस क्वेश्चन में 2 पार्ट दे रखे थे। पहला पार्ट तो यही था कि आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, तो पहला पार्ट तो ये था। दूसरा पार्ट ये वाला था
इसमें तुम्हें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखना था, तो सेकंड पार्ट ये वाला था और फर्स्ट पार्ट ये वाला, ठीक है नहीं है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रह रहा हो तो बताओ। नो सर। समझ में आ गया सबको? यस सर। तो अगर वेरी शॉर्ट में देखें तो अगर हमें इंटरसेप्ट पता है तो हम बड़ी आसानी से प्लेन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है? और अगर हम हैं ऐसे पूछने सर जरा बताओ 29 जो है कहाँ से आया सर ये रूट में? अरे ये तो अभी अभी भी डिस्कस हुआ था, क्या कहाँ से आया? ये देखो लिखा भी हुआ है, ये यहाँ से आया, कैसे सर? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करने पे। अभी अभी हम लोगों ने ये किया था, तुमने ध्यान नहीं दिया या तुम लेट आए, क्या बात है? अभी अभी ये किया था ना ये। जी सर। तो मैंने क्या बताया था? सबसे पहले राइट हैंड साइड में कांस्टेंट को लेकर जाओ, उसे पॉजिटिव बनाओ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करो। ए बी सी क्या है समझ गए? तो ये तो ऐसे तो डिवाइड करा है वहां पर भी। और किससे से डिवाइड क्यों करते हैं? ये तो सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन में डिस्कस हुआ था कि जब हम ए को अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो वो डायरेक्शन कोसाइन बन जाता है। तो क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में बनाना है और नॉर्मल फॉर्म में एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, इसीलिए हमें ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन लिखी है जनरल फॉर्म में। ये इक्वेशन किसमें लिखी है? सामान्य रूप। ये है सामान्य रूप में सर, ये जनरल फॉर्म में। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये किसमें लिखी हुई है? ये लिखी है इंटरसेप्ट फॉर्म में, अंतःखंड रूप में। ये प्लेन वही है, ये अंतःखंड रूप में लिखी हुई है। अब ये वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है ये किसमें लिखी हुई है? नॉर्मल फॉर्म में। तो ये प्लेन वही था, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका मैं सिखा रहा हूं, समझ रहे हो? कि अगर हमें जनरल फॉर्म पता है तो हम उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे? हम यहां से भी यहां आ सकते हैं 12 से डिवाइड करके, हम यहां से भी यहां आ सकते हैं मल्टीप्लाई करके, हम यहां से भी नॉर्मल फॉर्म की तरफ भी आ सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म से हम इधर भी जा सकते हैं अंडर रूट 29 से मल्टीप्लाई करके। भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ? तुम नॉर्मल फॉर्म में अंडर रूट 29 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड में, क्या आ जाएगा? जनरल फॉर्म आ जाएगी। यस सर। और जनरल फॉर्म में 12 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c बराबर 1। तो एक तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है कि जनरल फॉर्म दे रखा है, इंटरसेप्ट फॉर्म बताओ, इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखा है, नॉर्मल फॉर्म बताओ। तो ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा काम इसमें कैलकुलेशन वाला नहीं है, तो इसको तुम कर सकते हो आसानी से। यस सर। यस सर। अगर किसी को कोई और कंफ्यूजन लग रहा हो तो बताओ। नो सर। सर जी स्टार्ट वाली क्वेश्चन में सर लॉन्ग क्वेश्चन है, एमसीक्यू नहीं है ज्यादा। एमसीक्यू तो नहीं है, देखो एमसीक्यू हो चाहे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ही बन के आ जाएगा। जो एक एक लाइन के क्वेश्चन है वही तो एमसीक्यू में बन के आएंगे। एमसीक्यू क्या है? तो क्वेश्चन ही, कोई नई चीज तो आ नहीं जाएगी उसमें। अब अगर क्वेश्चन ये आ गया कि भाई -2x + 4y + 3z = 12 है, इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ प्लेन की। अब उसमें नीचे ऑप्शन देख देगा 12/√29, 13/√29, 14/√29, लगा दो आंसर। तो क्वेश्चन तो यही बनेंगे ना। तो जो हमें, मैं यही कह रहा हूँ कि हमें बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस करने की बजाय जो शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई वो कैलकुलेशन नहीं है, उन पर अगर हम फोकस करते रहे तो यही क्वेश्चन एमसीक्यू में बन जाएंगे। अब इसमें बात तो केवल पार्ट की रह गई ना, और तो कुछ नहीं रह गया। अब भाई एक पार्ट की समझ में आ गई ना सर? हाँ सर। हाँ। सर कार्तीय रूप क्या होता है सर ये? कौन सा? सर कार्तीय रूप। भारतीय क्या इंग्लिश में क्या बोल रहे हो? सर कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म पूछ रहा है सर। इसको जो है इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? कार्तीय को कार्टेशियन फॉर्म सर। है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म। यस सर।
तो फॉर्म तो ये कार्टेशियन फॉर्म, क्या कार्टेशियन फॉर्म तो यही है जो बताइए इसमें, और कौन सी कोई तो फॉर्म नहीं होती। सेट में आता है ना, सेट में, हाँ सेट में समुच्चय में आता है ना कार्टेशियन फॉर्म। हाँ, वो समुच्चय में तो आता है। प्लेन की बात हो रही है ना यहाँ पर, हाँ प्लेन की बात हो रही है ना। सर डायरेक्शन रेशियो के टर्म्स में जो इक्वेशंस होती हैं सर उसको कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो जनरल फॉर्म हो गई वो, तो उसी को ही बोलते होंगे, दोबारा दूसरा नाम होगा उसका, कहीं लिख दिया होगा उन्होंने, फिर मैं तुम्हें, है ना, जनरल फॉर्म को ही बोल दिया होगा उन्होंने कार्टेशियन फॉर्म। और तो कुछ है नहीं इसमें ऐसा। और सर जो डायरेक्शन कोसाइन होती है सर उसको वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, तो यही है, ऐसा सुनो, तो ये जो कार्टेशियन फॉर्म है वो जनरल फॉर्म है, और जो नॉर्मल फॉर्म है वो वेक्टर फॉर्म है। उस बुक में इस तरीके से लिखा होगा, लेकिन जो कॉमनली जो उसको बोला जाता है उसको हम लोग जनरल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म ही बोलते हैं। कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म को कम यूज करते हैं। तुम्हें जो भी मिलेगा क्वेश्चन पेपर में भी, तो उसमें तुम्हें जनरल फॉर्म व्यापक समीकरण और नॉर्मल फॉर्म अवलंब या लंब रूप समीकरण, ठीक है ना, यही बोलते हैं इसको। और इसके दूसरे नाम है ये कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। ये कहीं लिखा होगा किसी दूसरी बुक में। किस बुक में लिखा है ये? सर सार्थक में ही सर देखा था। सार्थक में दे रखा है सर ये क्वेश्चन इस तरीके से था, x माइनस x1/2 इक्वल्स टू y माइनस y1/2 इक्वल्स टू z माइनस z1/2। अरे नहीं भाई, गलत बोल रहे हो। ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म की, वो अलग चीज है। स्ट्रेट लाइन वो प्लेन की बात ही नहीं है, वो तो प्लेन की बात ही नहीं है, वो प्लेन में नहीं है। वो जो कार्टेशियन फॉर्म तुम बोल रहे हो ना, वो प्लेन में नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो तुमने कहीं स्ट्रेट लाइन में पढ़ लिया। x माइनस x1/L इक्वल टू y माइनस y1/m इक्वल टू z माइनस z1/m, ये प्लेन का इक्वेशन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन की कार्टेशियन फॉर्म है, समझो। हाँ हाँ, क्लियर है। यस सर। हाँ, तो ये जो तुमने बताया वो जो है प्लेन की इक्वेशन नहीं होती, वो स्ट्रेट लाइन का पार्ट, इसका पार्ट। उसमें कार्टेशियन फॉर्म और सिमेट्रिकल फॉर्म और ये इस तरीके की कई फॉर्म दे रखी है, तो वो अलग है उसमें। तो इसमें तो वही मैं कह रहा हूँ, जो कॉमनली जो वर्ड यूज होता है यहाँ पर, वो कॉमनली यही वर्ड यूज होता है, जनरल इक्वेशन सामान्य या व्यापक रूप, और इंटरसेट फॉर्म अंतःखंड रूप, और नॉर्मल फॉर्म लंब रूप, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही फॉर्म है, इसी तरीके से याद करो। इसी तरीके से ही क्वेश्चन में 90% जो बुक्स है वो यही बताती है फॉर्म, और क्वेश्चन पेपर भी आता है तो इसी तरीके से लिख कर आता है, ये इसी तरीके से फॉर्म, ठीक है ना। कर लो फिर आज ये टाइप के क्वेश्चन करके